गाइस वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है और आज हम लोग बीएससी में पिछले सालों में कुछ आए हुए स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो इन प्रॉब्लम की हेल्प से हम कुछ जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी बिल्डअप करने का प्रयास करेंगे, जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं उनको रिवाइज करने का प्रयास करेंगे कि मान लो ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है तो उसकी हेल्प से हम दो चार कॉन्सेप्ट सीखने का जो हमारे रिविजन करने का प्रयास है वो भी आज करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह से नोट है कि द बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, आपसे बोला गया कि बोल्ट्जमैन जो लॉ होता है, जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ होता है, वो सिंपल क्या होता है। ऑप्शन आपको दिए गए चार ऑप्शन है, ni इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर माइनस बीटा ई आई। सेकंड ऑप्शन है ni इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर बीटा टाइम्स ई आई। थर्ड ऑप्शन है i इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर ई आई बाई बीटा। एंड फोर्थ ऑप्शन है ni इज इक्वल टू जेड ई रेज टू पावर माइनस बीटा इंटू ई आई। ठीक, अब आपको सिंपल याद कर रखना है कि हम लोगों ने तीन लॉ पढ़े थे। फर्स्ट लॉ था हमारा जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ था, ठीक है ना। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था फर्मी डिराक लॉ और थर्ड हम लोगों ने पढ़ा था बोज आइंस्टाइन, ठीक है ना। तो तीनों के लिए अंतर क्या था याद करो। जब हम लोग बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं या मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं तो उसमें जो नंबर ऑफ वेज निकालने का तरीका आता है, जो ni आता है, या बोल सकते हैं नंबर ऑफ जो हमारे बोल सकते हैं ना क्या बोलते हैं यार, जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना। तो ni इज इक्वल टू क्या आता है, ए ई रेज़ टू पावर बीटा ई आई, इस तरह कुछ ऑप्शन आता है। तो अब आपको याद क्या रखना सिंपल कि जब भी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन दिया गया था तो वो था हमारा क्लासिकल के लिए। क्लासिकल, अब देखो क्लासिकल उसमें जब हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन की बात कर रहे थे तो क्लासिकल पार्टिकल्स थे। फर्मी डिराक के लिए हम लोगों ने फर्मियोन्स की बात करी थी और बोज आइंस्टाइन के लिए हम लोगों ने बोसॉन्स की बात करी थी, ये याद है। अब तीनों में जो कॉमन चीज थी वो क्या थी कि ni इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर। अब ई रेज टू पावर जो था उसको अपॉन में ले, अपॉन ई रेज टू पावर बीटा ई आई, ये दोनों तीनों में कॉमन था। अब एक में होता था प्लस, एक में होता था माइनस और एक में होता था सिंपल कुछ नहीं, ठीक है ना। तो जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन है उसमें क्या है, सिंपल ni इज इक्वल टू ए अपॉन बीटा ई आई। तो यानी ऊपर जाएगा तो जाएगा ni इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर माइनस बीटा टाइम्स ई आई, यानी ये ऑप्शन तुम्हारे साथ कंप्लीट हो गया है। बट जब भी हम फर्मी डिराक की बात करेंगे तो यहाँ पर प्लस में होगा और जब भी हम मैक्सवेल बोज आइंस्टाइन की बात करेंगे तो यहाँ पर माइनस में होगा। ये चीजें आपको याद रखनी है। बात क्लियर है यहाँ तक। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया कि द पैरामीटर बीटा हैज द डायमेंशन ऑफ, आपको बोला गया कि जो बीटा होता है इसकी डायमेंशन क्या होती है, इसका डायमेंशन बेसिकली हम क्या निकालते हैं। तो आप सिंपल देखें बीटा होता क्या है, बीटा का फॉर्मूला आपको याद है, यहाँ पर जो बीटा यूज करते हैं तो बीटा का जो फॉर्मूला होता है दैट इज बीटा इज इक्वल टू 1/kt। अब वो बच्चे यहाँ पे गलती क्या कर देते हैं, उनको लगता है k कांस्टेंट है, उसका तो हमारा कोई यूनिट होगा नहीं, बट वो करते क्या है डायरेक्ट t का यूनिट रखा केल्विन और उसको ऊपर ले गए माइनस में कर दिया, सॉरी माइनस में कर दिया तो हो गया केल्विन इनवर्स। तो वहां पे डायरेक्ट कौन सा ऑप्शन लगा देंगे, सी ऑप्शन। बट ध्यान से देखो बीटा यहाँ पर हो क्या रहा है, जो k है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट उसकी भी यूनिट होती है अपनी, ठीक है ना, उसकी यूनिट इंटू टी। अब याद करो हम लोग एक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ते हैं, E इज इक्वल टू 3/2kT या सिंपल F/2kT। आप याद रखो F/2kT, यहाँ पे F क्या था याद है, KTG में अपन पढ़ते हैं कि F/2kT। आप पढ़ते हो कि जब इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी होता है तो हाफ KT जो होती है हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एनर्जी होती है, तो जो KT होता है वो बेसिकली एनर्जी का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। जो KT वाला टर्म आता है वो हमारा एनर्जी में आता है, आप सिर्फ इस टर्म से मतलब रखो। तो जो KT टर्म है दैट इज डायरेक्टिंग टू द एनर्जी। अब अगर ये एनर्जी की तरफ संदेश दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि अगर KT एनर्जी को बता रहा है तो 1/KT क्या बताएगा, 1 एनर्जी, यानी 1/KT की जो यूनिट होगी दैट विल बी एनर्जी इनवर्स, या जो भी एनर्जी की वहां पे यूनिट रख सकते हैं, जूल केल्विन जो भी रखना है, सॉरी जूल कैलोरी जो भी रखना है हमको, तो वहां पे हम सिंपली एनर्जी की यूनिट रख देंगे। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1 एनर्जी, जो बीटा की यूनिट आएगी। बीटा क्या आएगा, 1 एनर्जी, 1 एनर्जी का मतलब एनर्जी इनवर्स। तो पैरामीटर ऑफ बीटा क्या हो जाएगा हमारा, एनर्जी इनवर्स, एनर्जी इनवर्स, एनर्जी इनवर्स। ठीक भाई, ये बात अपने को समझ आती है। अगला क्वेश्चन हमको दिया गया है कि द वॉल्यूम ऑफ फेस सेल, फेस सेल का वॉल्यूम कितना होता है। तो जो फेस सेल का वॉल्यूम होता है वो आपको सिंपल ध्यान रखना है कि हमेशा जब भी आपको मेंशन नहीं किया गया है तो हम 3D की बात करेंगे, 3D में फेस सेल, और वैसे भी जब वॉल्यूम टर्म उसने बोल दिया तो जाहिर सी बात है 3D के लिए ही बोलेगा। तो जब भी 3D की बात करी जाती है तो वॉल्यूम जो होता है हमारा कितना होता है, h3, ये आपको याद रखना है। अब इसकी डिटेल्स क्या है, किस तरह से हम लोग काम करते हैं, वो मैंने पूरा का पूरा कोर्स आपको पढ़ाया हुआ है, तो अब जाके एक बार वहां से पूरी डिटेल्स देख सकते हैं कि h3 किस तरह से वो आता है, ठीक है ना। पूरा इसी ये जो प्लेलिस्ट में मैं इस वीडियो को डाल रहा हूँ पूरी प्लेलिस्ट आप चेक करें और देखें कि इसमें किस तरह से मैंने पूरे कोर्स को पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना।
तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो पैरामीटर जो हमारा सॉरी जो वॉल्यूम है हमारा फेस सेल का, फिर आप एक बार फेस सेल पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि फेस सेल हमारा क्या था। फेस सेल हमारा मोमेंटम और जो डिस्टेंस थी या जो रेडियस थी उसकी स्पेस को बनता था, यानी हमारा आर और पी, यानी जो हमारा नॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता था, ठीक है ना, एक्स वाई जेड। आर का मतलब क्या, सिंपल एक्स वाई जेड, और पी क्या हमारा मोमेंटम, यानी इसमें भी 3 कैटेगरी होंगी हमारी, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, यानी एक्स वाई जेड, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, इन सबको मिलाकर के एक 6D स्पेस जो कि बनता है उसी को बोलते हैं फेज स्पेस। ठीक है ना, बात क्लियर है तक। तो फेज स्पेस पे भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पिछले जो ये सारे हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं लगभग ये 2016 या 2017 में आए हुए सवाल हैं, ठीक है ना, कोई 2016 में आया, कोई 2017 में आया। तो इस तरह से मैंने 2 ईयर की जो पेपर है उनको सेट करके ये क्वेश्चंस आपके लिए निकाले हैं। ठीक है, तो फेज स्पेस क्या होता है, फेज स्पेस सिंपल क्या होता है कि मोमेंटम और जो हमारे डिस्टेंस है इसके स्पेसेस को मिला करके, यानी ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, अब 6D स्पेस को हम जनरली प्रैक्टिकली नहीं देख सकते हैं, बट ये सिर्फ इमेजिनेशन का खेल है कि आपका मोमेंटम और डिस्टेंस इसका जो पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसको मिला करके ये बनाया जाता है। आपको अगर फेज स्पेस में कोई दिक्कत है तो ये जो क्लास है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाके एक बार पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है ना, फेज स्पेस क्या होता है। और कई बातें फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी पर भी करी जाती है। फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी क्या होती है तो आप उस पर भी ध्यान रखें, उस पर भी अलग से वीडियो बनी हुई है। तो फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी जो हमारी थी, अब याद करो हमने कई तरह के पार्टिकल पढ़े थे जब हम सिस्टम पढ़ते थे हमारा पार्टिकल इन अ बॉक्स का, जिसका पार्टिकल इन अ बॉक्स, पार्टिकल इन बॉक्स। तो पार्टिकल इन अ बॉक्स के लिए जो ट्रैजेक्टरी आती थी वो हमारी आती थी रेक्टेंगल शेप की, याद है, रेक्टेंगल शेप की। ठीक है, जब भी हम मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करते थे, किसकी, मोशन अंडर ग्रेविटी की, तो उसके लिए जो फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी आती है वो आती है हमारी पैराबोला। आप ये भी शॉर्ट में याद रख सकते हो कि जो मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करते हैं तो मोशन अंडर ग्रेविटी में जो फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी आती है, ये फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी की बात करें, रेक्टेंगल, पैराबोला, मोशन अंडर ग्रेविटी में पैराबोला। ठीक है ना, 1D बॉक्स में हमारा रेक्टेंगल। जब भी हम हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, हार्मोनिक ऑसिलेटर की, कहाँ लिखे, कहाँ लिखा, कहाँ लिखे, चलो यहीं पे लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं, हार्मोनिक ऑसिलेटर, हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है ना, जब हम हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में बात करते हैं, इसकी जो फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी आती है दैट इज इलिप्स, याद है ना, इलिप्स। ये कहाँ से किस तरह से आती है, इनके क्या डेरिवेशन होते हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाके सारी क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है ना, फेज स्पेस और फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी वाली आपको वैसे कुछ ज़्यादा नहीं, 6-7 क्लासेस थी सिंपल, आप जाके बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी भी नहीं है, आपको सिंपल ब्रीफ में सारी चीज़ें समझ जाएंगी और लोगों ने कोई चीज़ छोड़ी नहीं हुई उसमें। ठीक है ना, आप सारी चीज़ें वहाँ से जाके कवर कर सकते हैं। मुश्किल से 2 या 3 घंटे लगेंगे आपको पूरी स्टैट मैथ खत्म करने में। ठीक है ना, तो इसको आप जो भी चाहे इसमें नोट कर लें, आपके जो भी काम का दिख रहा हो। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपके सामने दिया हुआ है कि द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 3 फर्मियंस इनटू 4 सेल्स विल बी। आपको ऑप्शंस कुछ इस तरह से दिए गए। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हमको जो पार्टिकल्स हैं उनको सेल्स में भरना होता है तो उसके 3 तरीके होते हैं। हमारा फर्स्ट क्या होता है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, दूसरा फर्मी डिराक, तीसरा क्या होता है हमारा बोस-आइंस्टाइन। ठीक, जो फर्मी डिराक जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन होता है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, देखो ध्यान रखना, उसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो डिस्टिंग्विशेबल होंगे। ठीक है, एक चीज और सुन लो मेरी बात कि ये जो भी एक्स्ट्रा चीजें मैं बता रहा हूँ ना, इनकी हेल्प से भी इतने क्वेश्चंस बने हुए हैं ना कि पार नहीं पा पाओगे तुम लोग। तो उन क्वेश्चंस को मैं एक्स्ट्रा नहीं बार बार लिख रहा हूँ कि मान लो ये जो डिस्टिंग्विशेबल, इनडिस्टिंग्विशेबल, ये वाली सारी चीजें पूछी हुई है पुराने सालों में। ठीक है ना, एक बार पेपर उठा के देखो तो उन वो जो क्वेश्चन है उनको मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है ना, और उनको भी आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी शॉर्ट नोट की तरह लिखते हुए चलो। और दूसरी चीज़, शॉर्ट नोट से याद आया कि इसका जो शॉर्ट नोट होगा वो मैं आपको PDF में दे दूंगा। ठीक है ना, तो उसको आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना और उसको खुद से एक बार नोट्स उसके बनना। ठीक है ना, तो उससे आपकी काफ़ी हेल्प होने वाली है। उसमें सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई है तो उसमें आधा तो आपको समझ पेपर में दिखाई देने वाला है। ठीक है ना, तो डाउनलोड कर लेना उसको। तो देखो, 3 तरह के हमारे पास पार्टिकल थे, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, फर्मी डिराक और बोस-आइंस्टाइन। अब तीनों को जो जब उनको उनकी सेल्स में भरते हैं, जब उनको कक्षाओं में भरते हैं तो उनके अलग अलग तरीके होते हैं, तीनों के अलग अलग मेथड्स होते हैं, तीनों के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। अब जब हम फर्मियंस की बात करते हैं तो फर्मियंस को भरने के जो नंबर ऑफ वेज का फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू GI/CNI। ठीक है ना, ये CY कॉम्बिनेशन वाला C है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे GI क्या है, नंबर ऑफ स्टेट्स, नंबर ऑफ सेल कितने हैं 4, और NI हमारे फर्मियन कितने हैं 3। सिंपल क्या करना है, हमको भर देना है। देखो क्या आ जाएगा, जब इसको हम भरेंगे तो हमारा जो ओमेगा का फॉर्मूला आएगा, ओमेगा क्या आ जाएगा हमारा
जी आई की वैल्यू कितनी है, जी आई हमारा है 4C3। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 - 3। सॉल्व करना तो आता ही होगा, ठीक है। फैक्टोरियल 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 तो लिखा हुआ है, इधर क्या हो गया फैक्टोरियल, इससे ही कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या आ गया हमारे पास 4। तो इसका आंसर क्या है ए। बात क्लियर। तो जब भी हम फर्मियोन्स को उनकी सेल्स में फिल करते हैं तो उसका फॉर्मूला सिंपल क्या होता है, GIC/NI। दूसरी चीज यहीं पे वो भी रिवाइज कर लेते हैं, जब भी हम जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स होती है तो उसमें जब हम लोग उनके पार्टिकल्स को भरते हैं उसके लिए जो नंबर ऑफ वेज का फॉर्मूला आता है वो सिंपल हमारा क्या आता है, पाई NI बाई फैक्टोरियल n। यहाँ पे NI का मतलब सिंपल, पाई NI का मतलब क्या है कि N1 N2 इस तरह से लिख सकते हो आप, कि N1 N2 N3 इस तरह से लिख सकते हो अपॉन फैक्टोरियल n, ठीक है ना। कि मान लो पहली कक्षा में भरे गए 4, ठीक है ना, दूसरी वाले सेल में भरे गए 5, तो N1 की वैल्यू हो जाएगी 4, N2 की वैल्यू हो जाएगी 5, इस तरह से भरे जा रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, और सॉरी वो नहीं देखा आपने, क्या बोलते हैं मैक्सवेल बोज-आइंस्टाइन के लिए, बोज-आइंस्टाइन के लिए जो फॉर्मूला था वो हमारा क्या था, फैक्टोरियल NI प्लस GI -1 अपॉन फैक्टोरियल NI इंटू फैक्टोरियल GI -1, ठीक है ना, ये आप याद रखना, ठीक है। तो ये था हमारा फर्मी डिराक के लिए, ये था हमारा मैक्सवेल बोल, ये हमारा फर्मी डिराक लिख लेना सारे, ठीक है ना, फर्मी डिराक, ये हमारा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, और ये हमारा बोज-आइंस्टाइन कहाँ गया, ये वाला बोज-आइंस्टाइन के लिए था, ठीक है। ये सारे फार्मूले आपको बिल्कुल मुंह जबानी याद होने चाहिए। अब अगला क्वेश्चन क्या हमारा, द ट्रैजेक्टरी, अभी हम लोगों ने इस तरह का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ था, द ट्रैजेक्टरी ऑफ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर इन फेज स्पेस विल बी, कि जब हम लीनियर हार्मोनिक की फेज ट्रैजेक्टरी की बात करते हैं, फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी की बात करते हैं, तो उसकी फेज स्पेस जो ट्रैजेक्टरी आती है वो होती क्या है, तो हम लोगों ने भी सिंपल देखा था, हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में क्या था, एलिप्स, ठीक है। अब खुद बताओ, जो मोशन अंडर ग्रेविटी था उसके केस में क्या था, पैराबोला, ठीक। जो हमारा 1D बॉक्स था उसके केस में क्या था, रेक्टेंगुलर बॉक्स, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको याद रखनी। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, बोल्ट्जमैन रिलेशन बिटवीन एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी, की जो एंट्रोपी होती है हमारी S और प्रोबेबिलिटी होती है ओमेगा, इसके बीच में रिलेशन क्या होता है, तो उसका सिंपल आपको रिलेशन क्या याद रखना है, S = K log ओमेगा कहाँ है, हाँ ये वाला ऑप्शन, K log ओमेगा, ठीक है ना। तो ये सिंपल आपको याद रखना है कि S = K log ओमेगा, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल करते हैं क्या, ओमेगा कैलकुलेट करते हैं किसी भी सिस्टम के लिए, फिर उसमें हम इस फॉर्मूले की हेल्प से उसकी एंट्रोपी निकालते हैं। ये जो फॉर्मूला था आपका बोल्ट्जमैन साहब ने दिया था, बहुत फेमस रिलेशन है। अब उनकी जो जहाँ पे उनकी ग्रेव बनी हुई है, जहाँ उनकी कब्र बनी हुई है, वहाँ ये जो फॉर्मूला वो लिखा हुआ है इसी तरह से, S = K log ओमेगा, ठीक है ना। तो ये आपका अगला जो क्वेश्चन था, तो ये छह क्वेश्चन थे, ये हमारे 2016-17 में आए हुए क्वेश्चन थे, वही हम लोगों ने पिक किए थे। अब इनकी हेल्प से आपने जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं उनको भी आप लिखो, ठीक है, और उनको भी डिवाइस करने की कोशिश करो। और दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है कि जो शॉर्ट नोट में दे रहा हूँ उसको आपको डिट्टो उसी तरह से बनाना है और हर कॉन्सेप्ट को लाइन बाय लाइन समझना है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो आई होप यहाँ तक की बातें आपको समझ आ गई। अगली इसमें कुछ और क्वेश्चंस भी आते हैं, अब उनको डायरेक्ट मैं पैटर्न बता देता हूँ और बता देता हूँ किस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, ज़्यादा लिख लिख के काम नहीं, ऐसे डायरेक्ट थोड़ा बात करते हैं। इसमें कुछ तरह के क्वेश्चंस आपसे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वाला जो पोर्शन होता है ना, उसमें से भी पूछे जाते हैं, कि जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिज्म में गैसेस वाला चैप्टर टॉपिक ऐड कर देते हैं, यानी जो एक तरह से कि जो RMS स्पीड, ठीक है ना, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ठीक है, और जो हमारी एवरेज स्पीड, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये भी पूछी जाती हैं आपसे। दूसरी चीज़ हमसे जो इसके फंक्शन होते हैं, यानी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन जो लॉ होता है उसको पूछता है। इस तरह के कई क्वेश्चन, जैसे आप याद रखो कि जब भी हमसे VRMS, ठीक है, जब भी VRMS की बात करेगा तो VRMS का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा सिंपल क्या होता है, अंडर रूट के अंदर 8KT, सही लिखा ना, सॉरी 3KT/m, ये हमारा VRMS का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। जब भी V एवरेज की बात करते हैं तो V एवरेज के लिए जब भी फॉर्मूला लिखते हैं तो हमारा क्या होता है 8KT/m, ठीक है ना। जब भी V मोस्ट प्रोबेबल की बात करते हैं तो उसको हमारा क्या आता है अंडर रूट 2KT/m, ठीक है। इस तरह से आप डायरेक्ट फॉर्मूले पूछ सकता है, और किस तरह से पूछ सकता है कि बताओ असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरह से लिखे जाते हैं। तो कभी कभी हम इस तरह से लिख सकते हैं कि VRMS जो होता है वो हमारा सबसे बड़ा होता है, V एवरेज उससे छोटा होता है, ठीक है ना, और जो V मोस्ट प्रोबेबल होता है वो हमारा
इस तरह से लिखा जाता है। ये भी आपको याद रखना। कभी कभी इसका रेशियो पूछ सकता है आपसे कि क्या होता है इसका रेशियो, तो उसको भी आप इजीली निकाल सकते हो। √3 इसका 8/पाई, इसका √2 तो √3 इस √8/पाई इस √2, तो इसकी वैल्यूज आप निकाल सकते हो, फिर उसका रेशियो देख सकते हो। ठीक है ना, इस तरह के काम कर सकते हो आप। और इसमें किस तरह की बातें कर सकता है आपसे, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पूछ सकता है, जो कि होता है NV/dV, ठीक है ना, इज इक्वल टू 4 है ना m/2 kBT रेस्ट टू पावर 3/2 इंटू v² माइनस mv²/2kT, सही लिखा है ना, हाँ, इंटू डीवी। ये होता है हमारा मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इसका सिंपल मतलब क्या होता है कि हमारा जो डीवी वॉल्यूम होता है उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स भरे जाते हैं। ठीक भाई, प्रेशर की बातें कर सकता है आपसे, एनर्जी की बातें कर सकता है। एनर्जी जो हमारा होता है सिंपल कि जो इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी होता है उसमें हमारा क्या होता है 1/2 kBT हमारा हर 1/2 kBT हमारा जो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है या हर जो ब्रांच होती है उसमें एनर्जी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, आपसे डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म से पूछ सकता है कि जो ई होता है, ई का फॉर्मूला हमारा क्या होता है F/2, या इंटरनल एनर्जी सिंपल लिख लेते हैं, इंटरनल एनर्जी U इज इक्वल टू क्या होता है F/2 kBT। ठीक है ना, इसे से CP/CV बना सकता है आपसे। CV की वैल्यू क्या होती है del U/del T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो आता है हमारा F/2 kB। ठीक है, जो F होता है उसकी वैल्यूज क्या होती है, हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है सिंपल, तो ये होती है 3 होती है मोनोटॉमिक गैस के लिए, 5 होती है हमारा डाइएटॉमिक गैस के लिए, और 6 होता है हमारा ट्राइएटॉमिक गैस के लिए। जब इसमें वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हम ऐड कर देते हैं तो इसमें +2 सब में कर देते हैं। ठीक है ना, जब भी वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी एक मोड एक्स्ट्रा हो जाता है वाइब्रेशन का, ये ऐड कब होती है जब भी बहुत बहुत हाई टेम्परेचर होता है। ठीक है, बहुत हाई टेम्परेचर की बात करते हैं तो उसमें +2 सब में ऐड कर देते हैं। तो ये बातें होती हैं इसमें। और किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें, और हमारा ये हो गया। ठीक भाई, और ग्राफ आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो ग्राफ बनता है इस वाले इसका, ये कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है ना, इस कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है ना, इधर हमारा टेम्परेचर है, ठीक है 7 है ना, हाँ, और इधर हमारा नहीं सॉरी टेम्परेचर नहीं, इधर वेलोसिटी है, और इधर हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स वर्सेस वेलोसिटी, तो इसमें आपसे बोल सकता है कि बताओ टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मान लो ये T1 टेम्परेचर पे ग्राफ बना है और T2 टेम्परेचर पे आपका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से बना हुआ है। ये हमारा T2 टेम्परेचर पे, तो आपसे बोल सकते हैं कमेंट करके बताओ कि T1 T2 में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखें, जो T2 होगा वो T1 से बड़ा होगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वो ग्राफ जो होता है नीचे की तरफ शिफ्ट होता है। बट एक चीज ध्यान रखना, जो एरिया अंडर कर्व होता है वो दोनों में सेम होगा, कि जो ये वाला कर्व एरिया घेरे हुए और जो ये वाला कर्व एरिया घेरे हुए, दोनों में जो एरिया होता है वो हमेशा सेम होता है। तो इस तरह की कुछ और बातें इसमें केटीजी में, मतलब एक तरह से जो ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वाला एक्स्ट्रा पार्ट होता है, इससे भी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो सिर्फ ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन को फोकस करके सवाल पूछता है। और आप जो चीज़ें मैंने बताई हैं उन पे फोकस करें, जो शॉर्ट नोट्स हैं उनको डाउनलोड कर लें, तो मैक्सिमम आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो एक तरह से मैंने कवर करने की कोशिश करी, किस किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। अब आप खुद बताएं कि अब किस टॉपिक का अपन यहाँ पे रिवीजन करें, बीएससी के या जो भी आप अदर टॉपिक चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट करके बताएं कि किस तरह के टॉपिक्स का आप रिवीजन खुद चाह रहे हैं। इस पर कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन आप बोल सकते हैं या स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, वरना मैं खुद अपने हिसाब से जो आने वाले टॉपिक्स हैं उनका रिवीजन मैं आपको करा दूंगा। तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास पसंद है वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन जरूर दबाना, फटाक से घंटा दबाओ और निकल लो। ठीक है ना, चलो छुट्टी, अब मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और थैंक यू सो मच, बाय बाय।